हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस, ये सीडीपी मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी सेक्शन का सीटेट का ये 5वां वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं आपको इसमें 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मतलब करवाऊंगी। आपको गाइस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 21 दिसंबर का पेपर है 2021 का। तो गाइस हम लोग आगे 15 से 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और गाइस, अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन पे जाके देख सकते हैं। आपको उसमें 1 2 3 4 करके पार्ट में डिवाइडेड मिलेगा। तो गाइस हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्क्रीन पे गाइस ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि विकास डैश है, मतलब कि व्हाट इज डेवलपमेंट। विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं और वृद्धि को ग्रोथ बोलते हैं गाइस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विकास क्या है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं गाइस। यूनी डायमेंशियल है, यूनी डायरेक्शनल है, मोडिफिएबल है, टोटली जेनेटिकल प्री प्रोग्राम्ड है। तो विकास क्या है? एक आयामी है, एक दिशीय है, बदलाव किया जा सकता है, आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित है। तो गाइस, जो आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं है आपका, तो चौथे नंबर से देखेंगे। चौथा नंबर जो है आपका आनुवंशिकता से पूर्ण रूप से निर्धारित है। तो ऐसा नहीं है। विकास जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण मतलब कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों से निर्धारित होता है, एक से निर्धारित कभी नहीं होता है। उसके बाद एक आयामी है, तो ऐसा भी नहीं है। एक दिशीय है, ऐसा भी नहीं है। विकास क्या है? विकास में बदलाव किया जा सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आप ग्रोथ में बदलाव नहीं कर सकते हैं गाइस, लेकिन आप विकास में बदलाव कर सकते हैं। और ग्रोथ क्या होता है कि ग्रोथ एक समय के बाद जो वृद्धि होती है वो हो जाने के बाद रुक जाती है। जैसे कि गाइस, कहने का सेंस ये है कि जैसे अगर आपका हेयर ग्रोथ की बात कर लें, तो वो क्या होता है कि कभी कभी इस मतलब ऐसे तो बहुत लोगों का जिसका ग्रोथ होता है उनका तो होता ही है, लेकिन अगर जिसका नहीं होता है उसका वृद्धि वहीं पे रुक जाता है। मतलब जिसमें जेनेटिक कुछ ऐसे हो कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी देखिए दोनों का इसमें है। जैसे कि अगर कोई एक इंसान है पर्टिकुलर और वो बहुत ज़्यादा दुनिया की परेशानियों से जूझ रहा है गाइस, मतलब कि वो बाहरी और घर के प्रॉब्लम, बाहर के प्रॉब्लम देख रहा है और ऑलरेडी उसके मतलब कि एक हेयर का ही एग्जांपल ले लेते हैं या एक बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो होता क्या है कि उस कंडीशन में वो बाकी चीज़ों से प्रताड़ित होकर उसका ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। और और उस ग्रोथ में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। लेकिन विकास क्या होता है कि विकास जो आपका डेवलपमेंट होता है उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। तो विकास क्या है? विकास में बदलाव किया जा सकता है। विकास को आप अपने हिसाब से बदल मतलब कि उसमें ऐसा नहीं है कि वो एकदम एक निर्धारित दिशा में चलेगा। आप उसमें क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कहना चाहता है कि डेवलपमेंट इज मोडिफिएबल, मतलब आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो विकास को आप मॉडिफिएबल कर सकते हैं। तो विकास क्या है? विकास में बदलाव किया जा सकता है। इसका तीसरा नंबर का पॉइंट ठीक हो जाए, मतलब राइट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? मतलब कि जो आपको आपके पेरेंट्स द्वारा मिलता है वो क्या होता है? मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षणिक सफलता या शिक्षा में रुचि। गाइस देखिए, जो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, आपकी हेयर हेयर होती है, मतलब हेयर का कलर होता है, आंखों का रंग होता है, ये आपको आनुवंशिकता द्वारा मिलता है। ये उन्हीं के द्वारा निर्धारित होता है। इसको आप बदल नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि आप जन्म लिए तो आपका ब्लैक आइज है, और ऐसा नहीं होगा कि वो आँख का रंग गाइस कभी नहीं बदलता है कि आपका बड़ा होते होते वो आँखों का रंग नीला हो जाएगा या भूरा हो जाएगा या हरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आपको आपके माता पिता का आँखों का रंग होता है तो आपको भी आपके आँखों का रंग वैसे ही मिलेगा, जैसे हेयर का कलर हो गया। देखते हैं कि अगर पेरेंट्स, आपने फॉरेनर का मतलब जो अंग्रेज होते हैं उनका बच्चा देखा होगा आपने, उनके बच्चे कैसे होते हैं,
एक तो एकदम अपने उनका बाल ब्लैक नहीं होता है, उनका हेयर ज़्यादातर ब्राउनेस मिलेगा आपको, या बहुत कंडीशन में हल्का सा वाइट टाइप का मिल जाता है। तो वो क्या होता है, वो सब जेनेटिक होता है, मतलब अपने माता पिता द्वारा वो पाते हैं। मतलब अंग्रेज का जो बच्चा होता है उसका बाल कभी भी काला आपने नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि उनके माता पिता का बाल काला नहीं था, उनके माता पिता का बालों का कलर वो था, क्या बोलते हैं कि ब्राउन थे। लेकिन बालों के कलर को तो आप कलर करके तो बाद में बदल सकते हैं, वैसे तो आंखों का रंग भी बदल सकते हैं आप लेंस लगाकर, लेकिन आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल में यही मिलेगा। ये जेनेटिक होता है, ये पूर्व निर्धारित होता है। बाकी मित्रों का चयन ऐसा नहीं है, शैक्षणिक सफलता ये सब नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात है आंखों का रंग। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? मतलब वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाते ही देखिए क्या होता है, बच्चे समाज में जुड़ते हैं, नए नए बच्चों से मिलते हैं, शिक्षकों से मिलते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। तो सामाजिक संस्था है ना विद्यालय, तो उसमें प्रवेश करते हैं। उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो परिपक्वता है, निष्क्रिय समाजीकरण है, प्राथमिक समाजीकरण है? ऐसा नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चौथे ऑप्शन पे जाते हैं, द्वितीय समाजीकरण है। जो आपका स्कूल होता है वो आपका द्वितीय समाजीकरण होता है। उसके बाद जो मीडिया होता है वो द्वितीय समाजीकरण होता है। पास पड़ोस देखिए जो होते हैं उनको प्राथमिक में जोड़ा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास परिवार और पास पड़ोस हो तो आपको परिवार को प्राथमिकता में देनी है। परिवार ही प्राथमिक है। प्राथमिक समाजीकरण कौन है? परिवार। अगर परिवार के साथ साथ पास पड़ोस हो तब वो आपका सही होता है। लेकिन अगर अलग से ऑप्शन दिया हो पास पड़ोस का, गाइस पहले तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बाकी हम लोग आगे के पॉइंट को भी देख लेते हैं। परिपक्वता तो ऐसा कुछ नहीं है, परिपक्वता से इनका मतलब कि इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। निष्क्रिय समाजीकरण ये भी नहीं है। आपका जो स्कूल है, आपको सीधे सीधे क्या करना है गाइस, बहुत डीपली नहीं जाना है। वैसे आप जाना चाहे तो जा भी सकते, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए गाइस, देखिए हम लोग को करना क्या रहता है। सीटेट में जो गाइस हम लोग को टाइम मिलता है ना, तो बहुत जल्दी टाइम, मतलब पिछले बार का जो सीबीटी मोड का एग्जाम था, तो जैसे ही आपका टाइम कवर अप हो जाएगा तो पेपर उसमें कोई लेता नहीं है, आपका कंप्यूटर का स्क्रीन ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो आपको एक एक मिनट बहुत बचाना है। तो आपको ज़्यादातर अपना करना क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखना है, और ऐसे चीज़ों को बस पकड़ लेना है कि हाँ, कई कई क्वेश्चन में तो आपको टाइम ही नहीं देना है कि अरे देखते ही उसका आंसर ये होगा, ऐसे आपको कर देना है। तो आपका द्वितीय जो संस्था होता है वो होता है द्वितीय सामाजिकरण, मतलब कि द्वितीय सामाजिकरण आपका स्कूल होता है। उसके बाद देखिए ये है, कोहलबर्ग के भौतिक विकास के सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? गाइस आप लोग को कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है एक बार जरूर पढ़ लेना है। कोहलबर्ग के सिद्धांत में गाइस कुछ चरण हैं, आपको उन चरणों को जरूर से जरूर एक बार ध्यान मतलब देख लेना है नज़र से कि उसमें बोला क्या 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 गया है। तो देखिए क्या है, कोहलबर्ग के भौतिक सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहेंगे? देखिए गाइस, कहने का मतलब है कि जो कोहलबर्ग का भौतिक विकास सिद्धांत है, भौतिक नहीं होगा नैतिक विकास का सिद्धांत है, यहाँ पे भौतिक लिखा है, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें देखिए गाइस, पहली बात तो 3 लेवल है, ठीक है। उसके बाद आपका उसमें 3 लेवल के अंदर 6 स्टेज है। ये आपको नोट कर लेना है, या फिर आपको कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसमें जो आपका 3 लेवल है उसमें देखिए एक पहला जो आता है, पहला आता है पूर्व परंपरागत गत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। उसके अंदर गाइस देखिए 2 पॉइंट आता है। पहले स्टेज में 2 पॉइंट, ठीक है। जो आपका है पूर्व परंपरागत, वो होता है गाइस आपका 4 से 10 साल तक का बच्चा जो होता है वो इस लेवल में आता है। तो पहले स्टेज में गाइस 2 पॉइंट आता है, मतलब 2 स्टेज आता है, और उसमें 4 से 10 साल तक का बच्चा आता है। और इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दूसरे स्तर मतलब दूसरे लेवल में पारंपरिक नैतिकता जो है,
पारंपरिक नैतिकता की कौन सी अवस्था है, मतलब ये कौन सा स्टेज है। तो जो दूसरा लेवल स्टेज है इसका, वो है पारंपरिक, मतलब कन्वेंशनल कन्वेंशनल होगा। तो उसमें जो है आपका ये वाले स्टेज में 10 से 13 साल तक का बच्चा आता है गाइस। तो उसकी जो तीसरी अवस्था है उसको क्या कहेंगे। जो आपका दूसरा स्टेज है उसमें 2 लेवल है, LEVEL। दूसरे स्टेज में 2 लेवल है। तो आपको करना क्या है कि उसका आपको तीसरी अवस्था बताना है, मतलब कि जो दूसरा स्टेज का 2 लेवल है उसमें आपको पहला वाला लेवल इनको बताना है, उसको तीसरी अवस्था कहेंगे। टोटल गाइस देखिए 6 स्टेज है, तो 6 स्टेज में से तीसरा स्टेज आपको बताना है। तो देखिए गाइस, जो पहला हम लोग छोड़ देते हैं, पारंपरिक की ही बात करते हैं। जो दूसरा इसका पारंपरिक नैतिकता है उसमें देखिए गाइस, जो पहला वाला स्टेप आता है वो आता है गुड गर्ल एंड गुड बॉय का। स्क्रीन छोटा है गाइस, नहीं तो मैं अभी आपको सारा पॉइंट लिख के बता देती, ऐसे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। लेकिन आप फिर भी एक बार कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जरूर पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपको इसमें से बनेंगे, 2 नंबर आप गेन करेंगे। जो आज्ञा पालन, जो इसमें आपका दूसरा पॉइंट है, सीधे सीधे इस पे देखते हैं। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, देखिए गाइस जो एज है 10 से 13 साल, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस उम्र के बच्चे क्या करते हैं। नैतिक कोहलबर्ग के अनुसार, और ऐसे जनरली नहीं, उनको क्या करना रहता है, उनको गुड बॉय और गुड गर्ल का मतलब अभिविन्यास, ओरिएंटेशन बोलेंगे इसे। तो उन्हें अवस्था पाना रहता है, मतलब कि मैं अगर क्लास में अच्छे से बिहेव करूँगा तो मैम मुझे गुड गर्ल या गुड बॉय का लेवल देंगी, और उसके बाद फिर अगर मैं घर में अच्छे से परफॉर्म करूँगा तो सब कहेंगे ये मेरा अच्छा बेटा है, ये मेरी अच्छी बेटी है। तो वो इस एज के बच्चे कोहलबर्ग के अनुसार, उनके नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार, उनका मानना था कि 10 से 13 साल के जो बच्चे होते हैं वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का ओरिएंटेशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अच्छा नंबर पाऊँ, जिससे क्या हो कि मेरे घर और स्कूल में बात हो। तो आपको ये याद रखना है सीधे सीधे कि कभी कभी एज भी पूछ लेता है, तो आपको एज भी याद करना है। पहले लेवल का जो देखिए एज है वो है 4 से 10 साल। दूसरे लेवल का जो एज है वो है 10 से 13 साल। और जो तीसरा लेवल है उसका जो एज है वो है 13 एंड अबव, मतलब 13 साल के ऊपर के बच्चे। तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, फिर उनका पॉइंट और अलग अलग हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना करना क्या कहलाती है। गाइस जैसे देखिए, आपको कोहलबर्ग का सिद्धांत मैंने पढ़ने को कहा, वैसे आपको जीन पियाजे का भी थ्योरी पढ़ लेना है। एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और आपको वाइगॉस्की का भी थ्योरी पढ़ लेना है। वाइगॉस्की तो देखिए बहुत ईजी है, आपको सामाजिक और सांस्कृतिक याद रखना है, आपको वाइगॉस्की याद रहेंगे। और जीन पियाजे में क्या है कि थोड़ा सा इनका थ्योरी थोड़ा सा, मतलब वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ है। और टफ भी कुछ ऐसा नहीं है, आपको याद बस कर लेना है कि इसमें कौन कौन सी स्टेज इन्होंने दिया था, मतलब बच्चों को कौन कौन सी अवस्था में इन्होंने बांटा और क्या क्या नाम दिया, बस। और उसके अलावा आपको कोहलबर्ग का सिद्धांत याद करना है। अगर आप ये तीनों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका 6 नंबर यहीं से बन जाएगा, 5 से 6 नंबर। तो इसमें देख लेते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना करना क्या कहलाती है। गाइस देखिए, जैसे कि क्या है, एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है कि वर्तमान स्कीमा द्वारा, मतलब उसके दिमाग में देखिए ये क्या है, उसके दिमाग में ये सारी स्कीमा बनी। स्कीमा का देखिए मतलब क्या होता है, जैसे कि एक बच्चा है, उसने बिल्ली को देखा और उसने अपने दिमाग में एक स्कीमा बना लिया है कि ये बिल्ली होती है, या कुत्ते को देखेगा, या गाय को देखेगा, या किसी पक्षी को देखेगा, या जैसे उसने अपने मम्मी पापा का और अपने मतलब कि परिवार में जो जो सदस्य है उसका स्कीमा उसने अपने दिमाग में बना लिया है।
और वो बच्चे ही नहीं बनाते, हम लोग भी बना लेते। जैसे कि अगर कोई चीज़ हम लोग ने मतलब कोई चीज़ हम लोग देखते हैं तो वो हमारे आंखों के थ्रू दिमाग में जाता है और हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसका स्कीमा हमारे दिमाग में बन जाता है। अगर वो नया चीज़ होगा तो पहली बार बनेगा, अगर पहले से ही देखा होगा तो वो मतलब पहले से ही मेरे दिमाग में उसका स्कीमा बना होता है। तो अगर बच्चे ने बिल्ली को देखा तो वो देख के क्या कहेगा कि बिल्ली 4 पैर की बिल्ली होती है, उसके 2 कान होते हैं और वो देखने में थोड़ा थोड़ा शेर जैसी लगती है लेकिन छोटी होती है। कुत्ता देखेगा तो कुत्ता भी उसको एज इट इज़ दिखेगा, अगर छोटा कुत्ता देख लिया तो। उसके बाद गाय देखेगा तो गाय भी बड़ी है, 4 पैर हैं, 2 कान हैं, यही सब देखेगा, 2 आँखें हैं, लंबा मुंह है। तो ये बच्चा क्या किया, अपने दिमाग में स्कीमा बना लेता है। ठीक है, तो क्या है कि वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण वो नया स्कीमा की रचना कर लिया। जैसे कि बिल्ली देखा था उसने, और फिर बाद में उसने क्या किया, कैट, बाद में उसने एक डॉग देख लिया, मान लीजिए DOG डॉग। तो वो अगर क्या करता, अगर वो डॉग को देखकर बिल्ली समझ लेता कि ये बिल्ली और डॉग एक ही हैं, तो फिर क्या हो जाता, उस कंडीशन में इसको आत्मसातीकरण कहते हैं। और अगर क्या किया, उसने नया स्कीमा की रचना कर ली, तो यहाँ पे गाइस हो जाएगा आपका समायोजन। देखिए गाइस, ये जो है ये नंबर जरूर पूछता है कि समायोजन क्या है, आत्मसातीकरण क्या है। ऐसे नहीं पूछेगा कि क्या है, ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि आप समझने में कंफ्यूजन में हो जाए। देखिए गाइस, अगर एक बच्चा, या हाँ बच्चे की ही बात हो रही है, तो अगर एक बच्चा या फिर कोई भी एक इंसान पूरा मतलब पुरानी स्कीमा में चीज़ों को भर नहीं रहा है, एक नई स्कीमा में चीज़ों की रचना कर रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, रचना कर रहा है तो समायोजन हो जाएगा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एकोमोडेशन, मतलब कि वो अपने अंदर समाहित कर रहा है नई चीज़ों को, तो वो क्या हो जाएगा, नई स्कीमा बनाना, समायोजन, एकोमोडेशन, समायोजन का मतलब खुद के अंदर समाना। और एसिमिलेशन क्या होता, अगर यहीं पे होता कि वो क्या किया बच्चा या फिर जो भी है, बच्चा वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ असमर्थ अगर वो नहीं होता, एक नई चीज को समझने में अगर वो असमर्थ नहीं होता, तो वो क्या करता, अपनी पुरानी स्कीमा में ही उस चीज को मिला देता, तो वो क्या हो जाता, आत्मसातीकरण हो जाता। सीधे सीधे आपको ऐसे याद रखना है कि नई स्कीमा की रचना करना समायोजन है, अब पुरानी स्कीमा में ही दूसरे मतलब कोई चीज को देख के वापस मिला देना, वो आत्मसातीकरण होता है, उसको एसिमिलेशन बोलेंगे। और एकोमोडेशन मतलब समायोजन। वैसे तो एडजस्टमेंट ऐसे समायोजन का होता है, लेकिन यहाँ पे पियाजे के अकॉर्डिंग ये वर्ड है। और एडजस्टमेंट का मतलब ही देखिए ये हुआ कि बच्चे ने क्या किया कि समझ नहीं पाया तो एडजस्टमेंट करके उसकी नई स्कीमा बना ली, मतलब वो चीज़ों को जाके नए में कहीं पे केंद्रित कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। बाकी का जो 2 ऑप्शन है, अनुकूलन और संगठन, ऐसी कोई बात नहीं है। अनुकूलन का मतलब होता है कि एडेप्टेशन, मतलब अपने आप में किसी चीज़ को एडेप्ट कर लेना, अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप को वो अनुकूलन बना लेना, तो वो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। संगठन ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। सीधे सीधे आपको इसी दोनों पे ध्यान रखना है, बाकी पॉइंट पे देखना ही नहीं है। अगर ऐसी चीज़ आए, जीन पियाजे आ जाए, आपको समायोजन और आत्मसातीकरण को याद रखना है, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो चीज़ें दिमाग में जाके कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्यपूर्व सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? देखिए ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन से मैच खा रहा है। पियाजे के देखिए 2 इसमें पूछ लिया, कोहलबर्ग का 1 पूछ लिया, कभी कभी कोहलबर्ग का 2 पूछ लेता है, वाइगॉस्की का भी 1-2 पूछेगा ही आगे। पियाजे के अनुसार कौन सा ऐसा संप्रत्यय है जो कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, मतलब अपने दिमाग में उस चीज को संगठित करना। देखिए गाइस, ये हो जाएगा आपका स्कीमा। इसमें स्कीमा का मतलब ही है कि अपने दिमाग में नई चीज़ों का संगठन करना, मतलब नई चीज़ों को दिन प्रतिदिन हम लोग भरते जाते हैं ना। हम लोग ऐसा तो नहीं है कि बचपन वाली चीज़ें आज हुई नहीं, कितना सारा बदलाव होता है, बच्चा बड़ा होता है, नए नए जगह जाता है, स्कूल बदलता है, कॉलेज में जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ों को करता है, तो नया नया स्कीमा, नया नया चीज़ों का अनुभव करता है, नया नया शकल देखता है,
तो सब चीज़ कहाँ बैठता है, जाकर दिमाग में ही बैठता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो फिर क्या हो जाएगा वो स्कीमा। इसका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से इसका समर्थन क्या है। मतलब रश्मि नाम की एक टीचर है, वो अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता पे ध्यान में रखकर बहुत सारा वो क्रियाकलाप का उपयोग कर रही है। मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ों का वो उपयोग करती है कि बच्चे क्या हो, उनके क्षमता के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को सीखें और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। मतलब वो क्या कर रही है कि बच्चों का ग्रुप बना लेती है, बच्चों का ग्रुप बना लेती है। सहपाठी क्या हो, मतलब बच्चे आपस में ही अधिगम करके सीखे, ये सबसे अच्छा उपाय होता है। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन से वैज्ञानिक का सिद्धांत है। देखिए गाइस, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे देखिए कोई भी चीज़ जैसे ग्रुप बनाने में क्या हुआ, बच्चे सामाजिक चीज़ों से जुड़ रहे हैं ना। देखिए पहली बात तो इसमें बीएफ स्किनर व्यवहारवादी दे दिए थे, आपको इनको पहले ही हटा देना है। और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने ऐसा कोई बात नहीं किया था, कोहलबर्ग ने 3 स्टेज दिया था, आपको वो याद रखना है। और कोहलबर्ग की एक स्टोरी है हाइंज की स्टोरी को आपको पढ़ लेना है, उससे भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। उसके बाद देखिए सिगमंड फ्रायड तो आपका सीटेट में कोई मतलब ही नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड। बीएफ स्किनर भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं जो मनोविज्ञान में पढ़े जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी पढ़ना है। सीटेट में सिर्फ आपके 3 ही आते हैं, एक हो गए पियाजे, मतलब 3 थ्योरी आती है। एक आपका पियाजे की थ्योरी, दूसरा लेव वाइगोस्की का थ्योरी, तीसरा कोहलबर्ग की थ्योरी। तो फिर आपको करना क्या है, इसमें आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि बच्चे समूह बना रहे हैं, मतलब कि बच्चे क्या कर रहे हैं, समाज से जुड़ के कार्य को कर रहे हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ये किसका सिद्धांत हो गया, लेव वाइगोस्की का। आपका दूसरा पॉइंट ये सही हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की कहते थे कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे समाज में रहकर सीखते हैं, आपस में बात करके सहपाठियों द्वारा सीखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़ के सीखते हैं। तो फिर ये यहाँ पे समूह बनाना ही क्या हो गया, सामाजिक क्रियाकलाप है। तो फिर यहाँ पे आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए वैसे तो अगर एक क्वेश्चन को पकड़ लेना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर क्या मतलब उनके बारे में टॉपिक ख़त्म ही ना हो। लेकिन हमें क्या करना है, अब टाइम बहुत कम बचा है, हमें मेन पॉइंट को पढ़ना है और उसके आंसर को देखना है। नहीं तो अगर एक क्वेश्चन में बात करते रहे तो उसी में आपका 10 मिनट चला जाए कि कहना क्या चाहते थे, करना क्या चाहते थे। लेकिन मैं बस बेसिक चीज़ें बताकर आपको बढ़ जाती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिससे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना। वैसे भी मैं कम करते करते ही वीडियो फिर भी 30-35 मिनट का हो ही जाता है। तो गाइस आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाड़ का उदाहरण नहीं है। मतलब पाड़ का मतलब होता है स्केप फोल्डिंग, इस इंग्लिश में इसको आप पाड़ भी बोल सकते हैं, मचान भी बोल सकते हैं, ढांचा भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिंदी में आपको पाड़ देखने का मिलेगा, उदाहरण नहीं है। देखिए पाड़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक बच्चा है, एक मान लीजिए ये बच्चा है और इसको यहाँ से लेकर ऐसे समझाते हैं आपको, एक बच्चा है और उसको यहाँ तक की कार्य आ रही है और उसके बाहर का काम वो नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए उसको क्या ज़रूरत है, उसके लिए उसको ये ज़रूरत है कि उसको किसी की सहायता मिल जाए। जैसे अगर टीचर हैं आप, तो एक टीचर के थ्रू उसको मदद मिले तो आप ये बाहरी चीज़ों को भी वो बच्चा कवर कर ले रहा है। जैसे कि बच्चा क्या जान रहा है, बच्चा जैसे कि अगर आपका ही उदाहरण ले लेते हैं कि अगर आपको एक टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, या फिर अगर आपका देखिए वीकर सेक्शन जो भी हो, आप इंग्लिश में वीक हो और आप या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट में आप वीक हो, और क्योंकि सबका कोई भी सब्जेक्ट बहुत तेज नहीं हो सकता है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में वीक होता ही है। तो फिर कहने का सेंस है कि अगर आप इंग्लिश का 30 क्वेश्चन अगर आप सीटेट का कर रहे हैं, उसमें से आप मान लीजिए 15 क्वेश्चन को हल कर लिया आपने, बचा ये आपका बाहर का 15 क्वेश्चन। तो फिर आप उस सेंस में क्या करेंगे, किसी का सहायता लेंगे, चाहे वो आप अपने घर में किसी सीनियर का सहायता लें या अपने दोस्त का सहायता लें, जिससे क्या हो, या फिर आप कोचिंग का सहायता लें या फिर आप यूट्यूब का सहायता लें, जो क्या हो आपको इतने चीज़ों में मदद कर सके। तो वो क्या होता है, पाड़,
स्कैफोल्डिंग, ढांचा, मचान, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उदाहरण नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका उदाहरण नहीं क्या है? अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, ये तो है कि अनुकरण के लिए नकल करवाने के मतलब अनुकरण द्वारा भी बच्चे सीखते हैं ना, तो उसके लिए कौशल का प्रदर्शन करना, तो ये तो पॉजिटिव बात है। इशारे एवं संकेत देना, जैसे अगर आप एक बच्चे को कि कोई स्पेलिंग बता रहे हैं और बच्चा मतलब मीनिंग वर्ड मीनिंग पढ़ा रहे हैं और बच्चा समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसे कुछ कुछ हिंट देंगे जिससे बच्चा क्या हो, समझ पाए। सहपाठियों संग साझा शिक्षण, उससे क्या होगा, जैसे बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चों को क्या दे दिया गया, ग्रुप बना दिया गया, बोले कि इसमें से इतने क्वेश्चन तुम लोग डिस्कस करो और बाकी के तुम लोग डिस्कस करो। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब पाढ़ का उदाहरण है। रटना नहीं होगा। गाइस देखिए, मैं इस क्वेश्चन को इतना लंबा नहीं बढ़ाती, बस सीधे सीधे बता देती कि रटना आपका निगेटिव सेंस है, आपको देखते ही उसको क्लिक कर देना है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दी कि आप पाढ़ को समझ सके। इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। रटना नहीं होगा। रटना कहीं भी आपको दिखे, रटना और बच्चों को मशीन की तरह काम करवाना और अध्यापन को बार बार पढ़वाना, रिपीट करवाना, चीज़ों को मेमोराइज करना, ये सब चीज़ें निगेटिव सेंस में हैं। तो आपको क्या करना है, उन सब चीज़ों को देख के ही हटा देना है। बाकी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? मतलब कि ये कौन सा एक शिक्षा शास्त्र की पद्धति है जो एक संरचनावादी क्लास के लिए कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब एक संरचनावादी कक्षा में क्या चीज नहीं होना चाहिए? तो बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, मतलब बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों के प्रोत्साहन को आप बोल सकते हैं इनकरेज करना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो ये तो आपका पॉजिटिव सेंस हो गया और हमसे क्या पूछा है, निगेटिव सेंस। तो ये आपका तो नहीं होगा, ये पॉजिटिव में है। अगर पॉजिटिव पूछता तो हो जाता। सामूहिक सहयोगिता, ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि समूह में सहयोग करना तो पॉजिटिव बात कहलाता है ना। और प्रयोगात्मक मतलब प्रैक्टिकल, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ये भी आपका उसमें जाता है पॉजिटिव सेंस में। वेदन और दोहराव, देखिए ये आपका तुरंत डिस्प्ले में ही मतलब स्क्रीन पे ही दिख गया कि वेदन और दोहराव मतलब चीज़ों को बार बार दोहराना और उसको बार बार याद करवाना, दोहराना, ये सब चीज़ें आपके निगेटिव सेंस में आती हैं। और संरचनावादी कक्षा में ये आपका कभी नहीं होगा कि बच्चा को बस चीज़ों को रिपीट करवाने का काम कभी नहीं करवाया जाएगा। तो ये आपका निगेटिव सेंस में था, तो इसीलिए आपका आंसर भी निगेटिव ये हो जाएगा। गाइज देखिए, आपको एक बात मैं बार बार बताती हूँ और इस वीडियो में फिर से बता दे रही हूँ, नॉट का आपको ध्यान बहुत अच्छे से देना है, क्योंकि हिंदी में कई बार क्या करती है सीटेट, नॉट लगाना भूल जाती है और इंग्लिश में नॉट बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। और देखिए वो जब भी मानेगी तो सीटेड इंग्लिश का ही मानती है, मतलब आपने इंग्लिश में क्या लगाया है। मतलब हिंदी के अकॉर्डिंग भी अगर आपने हिंदी देखकर लगा दिया, आपको इंग्लिश एक बार जरूर चेक करना होगा एग्जाम देते टाइम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बहुबुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? मतलब ये कौन से थे मनोवैज्ञानिक जिन्हें सामान्य बुद्धि के विचार को नकार दिया और बहुबुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन प्रक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे? तो चार्ल्स स्पीयरमैन थे, अल्फ्रेड बीने थे, साइमन थे या फिर हार्वर्ड गार्डनर थे। तो जो सिद्धांत दिया है ये आपके तीनों नहीं होंगे, ये आपके हो जाएंगे हार्वर्ड गार्डनर। उन्होंने क्या किया कि सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा और उन्होंने बुद्धि को अनेक विशिष्ट, मतलब उन्होंने बहुबुद्धि का मतलब बात किया कि जो आपका एक वो होगा, मतलब कि जो भी अगर एक बच्चा है तो उसके बुद्धि में कई सारे बुद्धि हो गए। ये भी देखिए हार्वर्ड गार्डनर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं इनके बारे में बताना भूल गई, लेकिन हाँ हार्वर्ड गार्डनर के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। उन्होंने बताया कि बुद्धि का अंतरावैयक्तिक बुद्धि होता है, मतलब कि इंसान अपने अंदर देख सकता है, दूसरों को पहचान सके, गार्डनिंग कर सके और मतलब कि क्रिकेट, मतलब आप देखेंगे कि वो और भी बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब कि संगीत वाली बुद्धि और कॉग्निशन वाली बुद्धि, ये सब बातें हार्वर्ड गार्डनर ने बताई है। तो आपको एक बार इनके सिद्धांत को भी पढ़ लेना है,
तो उन्होंने क्या बताया था कि कभी भी इंसान सामान्य बुद्धि के विचार का नहीं हो सकता, उसमें अनेक तरीके के विशिष्ट बुद्धि का संसाधन है, मतलब वो अनेक तरीके की बुद्धि कई सब में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि संगीत की बुद्धि में भाषाई बुद्धि होता है, संगीत की बुद्धि होता है, उसके बाद खेल की बुद्धि में बहुत सारे क्रिकेटरों का उदाहरण है, और आपके संगीत की बुद्धि में बहुत सारे गायिकाओं का उदाहरण है, और गार्डनर मतलब कि वो गार्डनिंग बहुत लोगों को करना पसंद है, तो वो भी उनकी बुद्धि का ही तर्क है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अनेक अनेक विशिष्ट संसाधनों के रूप में परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक संरचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? संकल्पनात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन, मानकीकृत एवं एक सामान्य मूल्यांकन। कि एक संरचनावादी कक्षा है, एक संरचनावादी कक्षा है, उसमें आप किस पर महत्व देंगे? देखिए, अब इसमें आपको मैं एकदम नॉर्मली ट्रिक बताती हूँ। आपको देखिए क्या दिया है, संरचनावादी कक्षा। आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा संरचनात्मक मूल्यांकन। देखिए, अगर संज्ञानात्मक पूछता है ना, तो उसमें आपको ऑप्शन में भी संज्ञानात्मक दिया होता है, तो आपको क्या करना होगा, सीधे उस पर ही टिक मार देना होगा। उसके बाद संकलनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन, ये सब चीजें नहीं होंगी आपकी। संरचनावादी कक्षा में संरचनात्मक मूल्यांकन होगा। अब मानकीकृत तो बिल्कुल ही आपका स्टैंडर्डाइज्ड जो होता है, ये बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड है, आपको इसको तो तुरंत देखते ही हटा देना है। तो आपका संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, संकलनात्मक इसको कहते हैं सबमेटिव असेसमेंट। तो संरचनावादी कक्षा में आपका रहेगा संरचनात्मक मूल्यांकन। अब आगे आके बढ़ते हैं गाइस। वाइगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार, देखिए वाइगॉस्की आ गए, इसके पहले कौन कौन आ गए थे? कोलबर्ग आ गए थे, पियाजे आ गए थे, हार्वर्ड गार्डनर भी आ गए थे। अब कौन आ गया? हार्वर्ड गार्डनर से एक क्वेश्चन बनता है गाइस, आपको उसको देखना होगा। अब वाइगॉस्की आ गए, उनके सिद्धांत के अनुसार निजीवाद क्या है? एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, प्राइवेट स्पीच। निजीवाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। गाइस, मैं इसलिए ऐसा करवाती हूँ कि हिंदी पढ़ने के बाद आपको जानबूझ के इंग्लिश में ले जाती हूँ। इससे क्या होगा कि आप अपने पेपर देते समय आप भी ऐसा ही करेंगे, एक बार इंग्लिश का पढ़ेंगे, एक बार हिंदी का पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपको दोनों सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। निजीवाद क्या होता है? वाइगॉस्की के अनुसार बच्चों के आत्म केंद्रिता का घोतक, या फिर बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अवरोधक, जटिल कार्य करते समय बच्चे और उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता है। तो इसके अनुसार हो जाएगा। निजीवाद का मतलब क्या होता है? प्राइवेट स्पीच। मतलब कि क्या है कि बच्चा क्या कर रहा है कि बच्चा खुद से ही बात कर रहा है, तो उसमें क्या करेगा बच्चा कि खुद से बात करेगा। मतलब कि जो चीज़ अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो क्या करेगा कि अच्छा ये नहीं ऐसे होगा। कभी कभी क्या होता है, मतलब वो अपने आप में ही बात करता रहता है, तो उसमें क्या होगा, जटिल कार्य करते समय बच्चे उसके व्यवहार संचालन में सहायता मिलती है। जैसे बच्चा, देखिए क्या होगा, बच्चा कोई कार्य कर रहा है और जो कार्य उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस व्यवहार संचालन में सहायता देगा। तो क्या करेगा कि बात करके ये करेगा, वो ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो वो क्या करते हैं, उसको निजीवाद कहते हैं। तो ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लड़कों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है, और लड़कियों को गुलाबी कपड़े गुड़ियों से जोड़ा जाता है, लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह किसका दर्शाता है? इस तरीके के क्वेश्चन आए गाइस, जहाँ पे आपको दिखे कि यहाँ पे मतलब कि वो किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है लड़के और लड़कों के बीच में। मतलब कि लड़के खाना नहीं बना सकते हैं, लड़के बाहर जाके काम करेंगे, लड़कियां खाना बना सकती हैं, वो बाहर नहीं जा सकती। ये सब क्या होता है? ये सब रूढ़िवादिता है। तो आपको ये सब पे देखना ही नहीं है, आपको सीधे क्या कर देना, जेंडर रूढ़िवादिता पे क्लिक कर देना है और अपने टाइम को बचाना है। आगे बढ़ते हैं, इसका पॉइंट 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आज का सेकंड लास्ट है, कथन वाला है और कारक वाला है। इसमें देखते हैं, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें।
मतलब उस समय शिक्षा आपकी असफल हो जाएगी अगर आप एक शिक्षक हैं, जब आप बच्चों से यह अपेक्षा करेंगे कि वे ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें, मतलब आपने जैसा उनको रटवाया है वो पुनः उसको उगल दे। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। मतलब कि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के लिए अर्थपूर्ण घोतक है। आइए एक बार इसका इंग्लिश देख लेते हैं कि सेकंड कहना क्या चाह रहा है। रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल इंडिकेटर ऑफ चिल्ड्रेन लर्निंग। तो देखिए गाइस, जो इसका पहला पॉइंट है वो तो बिल्कुल सही कह रहा है कि बच्चों को हम लोग को चीज़ों को अगर रटवा देंगे तो उस समय शिक्षा हमारी क्या हो गई, असफल हो गई। ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या कह रहा है, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। तो ऐसा नहीं है, पुनः उत्पादन करने का मतलब अर्थपूर्ण वो आपके लिए मतलब मीनिंगफुल नहीं है। वो जब ऊपर का बात से नीचे का बात देखिए, जब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है ना कि दोनों बात का आपस में मेल होना चाहिए। अगर दोनों बात का आपस में मेल नहीं होगा तो दोनों का आंसर फिर अलग अलग होगा। तो आपका ये बात सही नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगर दोनों में देखिए मैच नहीं कहा था लेकिन बात दोनों सही रहता तो इसमें क्या लिखते, ए और आर दोनों सही है सॉरी, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है तो फिर ये आंसर करते, लेकिन ना व्याख्या कर रहा है और ना सही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। मतलब एक संरचनावादी आपका क्लास है, उसमें एक टीचर और एक बच्चे की क्या भूमिका होगी। कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। संरचनावादी क्लास का देखिए, संरचनावादी कक्षा का ऐसा कोई निष्क्रिय नहीं रहेंगे, वहाँ पे सब सक्रिय रहेंगे। छात्र क्रियाशील रहेंगे परंतु अध्यापक निष्क्रिय रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील रहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। अध्यापक क्रियाशील रहेगा परंतु छात्र निष्क्रिय रहेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, एक संरचनावादी कक्षा में क्या होना चाहिए, छात्र और शिक्षक दोनों को क्रियाशील और सक्रिय रहना है, निष्क्रिय तो रहना ही नहीं। ये सारे निगेटिव वर्ड थे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि दोनों को क्रियाशील रहना चाहिए। ओके गाइस, आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन को कवर करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो आपको कल मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि कल सुबह तक ही वो आपको प्रोवाइड हो जाए, जिससे क्या हो कि आप जल्दी जल्दी 15 क्वेश्चन को और पढ़ लें, जिससे आपको और कुछ सीखने को मिले। उसके बाद गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिनको भी जो भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दें। और गाइस, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और मैं इसी तरह आपको वीडियो लेते आऊँगी कि मतलब आपका कम से कम CDP और EVS जैसे उसका मतलब कि आप कम से कम 50 नंबर तो मेरे वीडियो से ही गेन कर ले। बाकी अगर मैं और मैथ और इंग्लिश का वीडियो नहीं बना पाई तो आप कहीं और से उसका आप देख सकते हैं, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं बचा है कि मैं उतने वीडियो को ला पाऊँ। एग्ज़ाम कभी भी एक डेट आ सकता है, और वैसे तो एक आया भी था, मैंने आपको बताया भी होगा शॉर्ट वीडियो में, और वो बात बहुत हद तक सही भी है। अब देखिए वो कहाँ जाता है, अब मेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पे ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, मुझे ये बात पता चला था कि वो सही है बहुत हद तक क्या 99%, इसलिए मैंने उसमें शॉर्ट बना के आपको मतलब वो बता दिया। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।